क्या मुस्लिमों की जमीनें छीन लेगी सरकार? नए वक्फ कानून में आखिरकार 5 बड़े विवाद कौन से हैं जो आपको समझ लेना जरूरी है? और क्या सवाल यही है, एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन से जुड़ जाएंगे भारत के सभी मुसलमान? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, सबसे पहला पॉइंट, मुस्लिमों की करोड़ों की जमीनें क्या सरकार छीन लेगी? क्योंकि मुस्लिम संगठन यही दावा कर रहे हैं। दूसरा है कि जो वक्फ कानून आया है, यानी अभी बिल है जो कि पास होना है, उसमें ये 5 बड़े विवाद कौन से हैं जो कि हजम नहीं हो रहे हैं, ना विपक्ष से और ना ही मुस्लिम संगठनों से। तीसरा है, क्या एनडीए छोड़कर जो बचा कुचा मुस्लिम वोटर है वो भी इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाएगा? चौथा देखिए, क्या नीतीश, नायडू और बीजेपी झेलेगी मुस्लिमों का आक्रोश और इससे आगामी चुनावों पर क्या असर पड़ेगा? और पांचवा है कि आखिरकार ये वक्फ क्या है, इतिहास से अब तक इसमें क्या क्या हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है। अब आंकड़ा सुनेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा, करीब 9.4 लाख एकड़। यानी अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूं, पूरे गोवा राज्य से भी ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति है। यानी पहले नंबर पर रेलवे, फिर रक्षा मंत्रालय और फिर वक्फ बोर्ड। अब देखिए इनसे कमाई कितनी होती है इनकी, 1.2 लाख करोड़ रुपीस कुल कीमत है इस पूरी संपत्ति की। और मैं आपको बता दूं, ये सारी मुस्लिमों की जमीन है। इस पर हालांकि ये भी सवाल उठाए जाते हैं कि जब इतनी सारी जमीन है, इतनी कीमत है, तो आखिरकार कमाई इतनी कम क्यों होती है? अब देखिए इस पे क्या क्या बना हुआ है। मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, मदरसे हैं, यतीम खाने हैं, अस्पताल हैं, गरीबों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए इस तरीके से, और स्कूल भी हैं। तो आप देखिए कि अगर वक्फ के बारे में आई एम श्योर आपको बहुत कुछ तो पता होगा, लेकिन आज क्या हुआ संसद में आपको पता है, आज 2 अप्रैल है और इसको पास होना है, लोकसभा में पास होना है। लेकिन रिजिजू जब संसद में बोलते हैं तो वो ये बोलते हैं कि कैसे यूपीए सरकार ने 123 प्रॉपर्टी दिल्ली की वक्फ प्रॉपर्टीज को दे दी, और आज जो संसद है यानी पार्लियामेंट, उस पे भी वक्फ ने बोल दिया था कि भाई ये जो पार्लियामेंट की जमीन है वो वक्फ की संपत्ति है, मुस्लिमों की संपत्ति है। तो ये बोलते हैं कि देखिए उस पर अभी मामला चल रहा है, वरना आज ये संसद जहां पर हम खड़े हैं वो भी वक्फ बोर्ड के पास होता। अच्छा, बहुत सारी मैं आपको बता दूं इस पे विवाद हैं, उस पर आऊं। पहले आप देख लीजिए कि कौन सी बड़ी प्रॉपर्टीज है वक्फ की भारत में। तो आप देखिए 250 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जो भारत में है वो वक्फ प्रॉपर्टीज है। चाहे उसमें बड़ा इमाम बाड़ा आ गया, दयानत उद दौला करबला आ गया, जामा मस्जिद, ये सारी यूपी की बता रही हूँ, फतेहपुर सीकरी दरगाह आ गई। अगर आप इधर देखते हैं दिल्ली में जामा मस्जिद जो फिरोज शाह कोटला में है, छोटी गुमती मकबरा है जो कि आर के पुरम में है, हौस खास मस्जिद है, ईदगाह है, सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बिल्डिंग, ये सारी वक्फ की संपत्ति है। कुछ और नाम मैं आपको बता देती हूँ। कर्नाटका वक्फ बोर्ड के पास 53 हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे वो गोल गुम्बाज हो, चाहे वो इब्राहिम रोजा हो, चाहे वो बारा कमान हो, बिदार फोर्ट, काला बुरगराई फोर्ट। तो ये सारी चीजें, ये सब वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब आ जाते हैं उन 5 बड़े विवादों पर जिस पर ये पूरा बवाल हो रहा है कि भाई आखिरकार वक्फ कानून में क्या बदलाव हो गए हैं जो इतना विरोध हो रहा है। सबसे पहले तो गैर मुस्लिमों की एंट्री हो गई है और उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, क्योंकि आपको पता है वक्फ बोर्ड का जितना भी मैनेजमेंट है इसमें मुस्लिम ही रहते थे, फैसला भी मुस्लिम करते थे, मुस्लिम ही रहते थे। और एक ही तरह की, आपको पता है मुस्लिम में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, तो वो जो ऊपर की क्रीमी लेयर है बस वही रहते थे, बाकी मुस्लिमों को भी इधर एंट्री नहीं मिलती थी। लेकिन अब सबकी एंट्री करा दी गई है ये नए बिल में। सरकार का पूरे बोर्ड पर अब ज्यादा नियंत्रण होगा और यही बात मुस्लिमों को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि भाई वो कह रहे हैं सरकार अपने हिसाब से काम करेगी, अपने हिसाब से हमारी प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा कराएगी। क्योंकि अब चाहे वो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ले लीजिए, चाहे आप कोर्ट में ले लीजिए, हर तरीके से सरकार का पूरा कंट्रोल होगा वक्फ बोर्ड में और उनके डिसीजंस में। तो यानी जो ये पूरा मसला था कि भाई वक्फ बोर्ड अपना पूरा मैनेजमेंट अलग करेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा, वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल था उसका फैसला आखिरी माना जाता था। कोई भी संपत्ति है, आपकी संपत्ति पे आ गए और वक्फ बोर्ड ने कह दिया हमारी संपत्ति है, तो आप अपने कागज, अपना केस जाके ट्रिब्यूनल में लड़ते हैं। अच्छा, ट्रिब्यूनल भी पूरा मुस्लिमों का जो ये पूरा मैनेजमेंट है उसी से भरा होता है, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। और आप किसी कोर्ट में भी नहीं जा सकते थे, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में। लेकिन अब ये बदलाव हो गया। अब ट्रिब्यूनल अगर कोई फैसला लेता है तो उसके बाद जो याचिका करता है वो जाके चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पर अपना केस लड़ सकता है और जो फैसला होगा वो फिर माना जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टी 6 महीने में रजिस्टर नहीं की, जो कि प्रोसेस बताया गया है इस बिल में, तो ऐसा भी हो सकता है सरकार उस प्रॉपर्टी को अपने पास ले सकती है।
अब इसमें डिजिटलाइजेशन होगा, वक्फ अगर संपत्ति कोई घोषित कर रहा है तो वक्फनामा होगा, तो बहुत सी ऐसी चेंजेस हैं। सो बेसिकली इसका जो आधार था वो ही खत्म कर दिया है। वक्फ की प्रॉपर्टी कानूनी विवादों में फंसेगी ऐसा मुस्लिमों का कहना है, क्योंकि कुछ तो प्रॉपर्टीज 500-600 साल पुरानी है, जब इधर और कुछ तो ये कहा जा रहा है कि जब 1947 में पूरा आपका ये पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान जो चले गए थे मुस्लिम, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज वक्फ को दे दी थी और आज तक भी वो उनकी है। तो देखिए बहुत सारे विवाद, बहुत सारे कानूनी पेच फंसने वाले हैं और यही मुस्लिमों को डर है कि कहीं सरकार इसको नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करके हमें यानी माइनॉरिटीज को हमला ना करे। वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जे को बढ़ावा मिलेगा, ये मुस्लिमों का दावा है। और आगे आप देखते हैं किस तरीके से वक्फ बाय यूजर, एक पूरा एक्ट इसमें से हटा दिया गया है और ये प्रावधान जो है उसमें ये कहता था कि भाई अगर मौखिक रूप से बोल दिया कि चलो ये हम वक्फ की संपत्ति को ये देते हैं तो वो हो जाती थी, लेकिन अब तो भैया रजिस्ट्रेशन, वक्फनामा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कोर्ट, सबका इन्वॉल्वमेंट है। पूरा जैसे सिस्टम काम करता है वैसे इधर का भी सिस्टम काम करेगा। कुछ मुस्लिम नए बिल के पक्ष में है। अच्छा, आप कहेंगे कि भाई मुस्लिमों का विरोध तो समझ में आता है, पक्ष में क्यों है? अच्छा, पक्ष में इसलिए क्योंकि उनका कहना है कि भाई ये जो वक्फ बोर्ड वाले हैं उन्होंने अपनी ही बस पूरी लॉबी बना रखी थी। ऊपर तबके के मुस्लिम, जो गरीब मुस्लिम हैं उनको तो कभी फायदा ही नहीं हुआ। वो तो अपना ये जो ऊपर क्रीमी लेयर है, बस एक ही कैटेगरी के मुस्लिम सब करते रहे। और अब तो देखिए अलग अलग, चाहे बोरा मुस्लिम ले लीजिए, अलग अलग कैटेगरीज में भी उनको भी एंट्री मिलेगी। तो इसलिए कुछ मुस्लिम खुश भी है और वो चाहते थे कि ये जो मोनोपोली है वक्फ बोर्ड में, ये जो पार्शियलिटी है मुस्लिमों के साथ ही हो रहा है, गरीब मुसलमानों के साथ, वो खत्म हो। अगर हमारे पास इतनी संपत्ति है और उससे अगर जो भी खर्चा निकल रहा है या जो भी उसमें आमदनी हो रही है तो उससे मुस्लिमों का बेड़ा पार हो, ना कि गरीब तो और गरीब होते रहे और अमीर अमीर होते रहे। बहुसंख्यक राजनीति को बढ़ावा मिल सकता है। जो मुस्लिम इसके विरोध में वो ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी क्या कर रही है, वो तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। वक्फ बोर्ड पर इस तरीके से प्रहार करके, इस तरीके से चेंजेस करके बीजेपी ये चाहती है कि वो अपना हिंदुत्ववादी वोट और ज्यादा गहरा कर दे और बहुसंख्यक राजनीति को इससे बढ़ावा मिले। और जैसा कि वो टारगेट करते हैं माइनॉरिटीज को और स्पेशली मुस्लिम को, वो करे। मुस्लिमों को हिंदुओं द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश है, ऐसा मुस्लिमों का कहना है और इसी पर विवाद है, इसलिए मुस्लिम संगठन इससे नाखुश है। लेकिन अब तीसरा पॉइंट आ जाता है कि क्योंकि इस तरीके से नैरेटिव बन रहा है तो क्या एनडीए छोड़कर इंडिया से जुड़ जाएंगे मुस्लिम? आपको पता है वैसे भी इंडिया गठबंधन के पास मुस्लिम वोटर बैंक ज्यादा है, लेकिन एनडीए के पास भी कुछ है, अभी भी पूरी तरीके से गया नहीं है। तो सवाल यह है कि जो बचा कुचा है वो भी इंडिया गठबंधन से जुड़ जाएगा। राहुल, तेजस्वी, अखिलेश को फायदा होने वाला है क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में भी 2027 में चुनाव है, बिहार में तो अभी है, इसी साल है। एनडीए का अगर मैं आपको कुछ आंकड़ा बताती हूँ, एनडीए का वोट परसेंटेज, सिर्फ मुस्लिम फैक्टर की बात कर रही हूँ, 9% था 2019 में, 2024 में 6% हो गया। अब सवाल ये है कि 6% भी इनसे छिटक जाएगा इस वक्फ बोर्ड में अगर कोई आंदोलन छिड़ता है, क्योंकि मुस्लिम संगठनों ने तो कह दिया कि हम तो सड़कों पर उतरेंगे, विपक्ष भी इसके खिलाफ में है। इंडिया गठबंधन का जो 52% था 2019 में, वो 2024 में 76% हो जाता है। यानी मुस्लिम वोटर बैंक जो है वो पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन की तरफ ऑलरेडी जा रहा है और कहीं इससे और ना चला जाए। बिहार, यूपी में आने वाले हैं विधानसभा चुनाव, इस पे भी एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। संसद में खूब गरजी एसपी और कांग्रेस, आज अखिलेश यादव बोले, कांग्रेस से गोगोई बोले, उन सब के क्लिप्स मैं आपको अंत में सुनाऊंगी। लेकिन आज संसद में बेहद बड़ा बवाल हुआ, दिल्ली यूपी में दिखा कि मुस्लिम बीजेपी की तरफ आया। आपको पता है अभी दिल्ली के जब नतीजे आए थे तो जहां पर अगर मैं बात करती हूँ मुस्लिम बहुल इलाका था, वो सीट बीजेपी ले गई। मतलब अभी भी मुस्लिम वोट बैंक है बीजेपी के पास, तो कहीं वो ना छिटक जाए। लेकिन अब हम एनडीए पर आ जाते हैं। क्या नीतीश नायडू और बीजेपी झेलेगी मुस्लिमों का आक्रोश? क्योंकि जेडीयू के नीतीश कुमार के पास 19% मुस्लिम वोटर्स हैं और तो जेडीयू ने तो अपनी शर्तें भी रख दी कि भाई अगर, क्योंकि हमारा तो मुस्लिम वोट बैंक है, तो नीतीश कुमार की पार्टी ने कह दिया कि हमारी 3 शर्तें हैं कि आप लोग मुस्लिमों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करोगे, सब कुछ बिल के हिसाब से होगा, सब कुछ राज्य के कानूनों के हिसाब से होगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी मस्जिद के पास वक्फनामा नहीं है तो आप लोगों ने वो मस्जिद पे बुलडोजर चला दिया, तोड़ दी। ऐसा हम नहीं सहेंगे। मुस्लिमों के साथ अगर कुछ अन्याय होगा तो वो हम नहीं सहेंगे। अगर कानून के तहत चीजें हो रही है तो फिर ठीक है, बिल के हिसाब से राज्यों के कानून की पूरी भूमिका होनी चाहिए और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी जो अभी तक से होता है वो भी होना चाहिए। नायडू की पार्टी का भी आंध्र में 20 से 30% मुस्लिम वोट है। नायडू ने समर्थन तो कर दिया, लेकिन मुस्लिम वोटर्स उनसे नाखुश हो सकते हैं कि भाई उन्होंने क्यों एनडीए का साथ दिया। और आपको भी पता है
मुस्लिम वोटर्स, अगर मैं मुस्लिमों की बात करती हूं, नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी रखी, बॉयकॉट कर दिया। चिराग पासवान ने रखी, बॉयकॉट कर दिया। नायडू ने रखी, बॉयकॉट कर दिया। और किसकी पार्टी में गए? तेजस्वी की पार्टी में गए। यानी ये जो मुस्लिम वोटर्स का या मुस्लिमों का आक्रोश है वो अभी से ही दिख रहा है। मुस्लिम संगठनों और विपक्ष ने दे दी है सड़कों पर उतरने की धमकी कि अगर पास हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, और आपको भी पता है, देखिए हो जाएगा क्योंकि मेजॉरिटी एनडीए के पास है, बीजेपी के पास है, और अगर हो जाता है तो लोग सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन सवाल तो यही है कि जैसे सीए एनआरसी की तरफ से जैसे ही पूरा माहौल बनाया गया, विरोध हुआ, लेकिन फिर हुआ क्या? लागू हुआ। उसके बाद अभी तक भी सब लोग समझ रहे हैं और कैसे करना है क्या नहीं करना। तो वक्फ के साथ भी क्या ऐसा ही होगा कि पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा, विरोध प्रदर्शन भी होंगे, लेकिन फिर आपको उसी के तौर तरीकों से ढलना पड़ेगा और उसी के तरीके से चेंजेस होंगे। अब देखिए क्या है वक्फ, इतिहास में अब तक क्या क्या हुआ। वक्फ एक अरबी भाषा का शब्द है, वकूफा, उससे बना है। इसका अर्थ होता है ठहरना, रोकना। यानी एक जो जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज ग्लोबली, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है AIPF, यानी औकाफ प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट फंड, ये लोग पूरी वक्फ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो देखिए अल्लाह की संपत्ति ये कहा जाता है कि एक बार अगर किसी ने वक्फ बोर्ड को कुछ दान में दे दिया तो वो खुद भी वापस नहीं ले सकता, अब वो अल्लाह की संपत्ति हो गए। अब उस पे मदरसे बनेंगे, उस पे मस्जिदें बनेंगे, उस पे गरीबों के लिए काम होगा, उसमें अस्पताल बनेंगे, उसमें स्कूल बनेंगे। ये सारी चीज़ें ये इनके कानून में, यानी जो भी फॉलो करते हैं उनके कानून में लिखा हुआ है। पैगम्बर मोहम्मद साहब के समय खजूर के 600 पेड़ों का बाग वक्फ का सबसे पहला उदाहरण माना जाता है। शुरुआत हुई थी पैगम्बर मोहम्मद साहब से। फिर मैं आपको बता दूं, चाहे वो मोहम्मद गौरी हो, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इनका भी बड़ा इतिहास है। आप जाके देखेंगे, लंबी हो जाएगी वीडियो में, आपको वो नहीं बताऊंगी। लेकिन देखिए इससे होने वाली कमाई से मदीना के गरीबों की मदद की जाती थी पैगम्बर मोहम्मद के समय में। 1954 में वक्फ एक्ट बना, 1995 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए, उसके बाद वक्फ एक्ट पूरा बना। तो देखिए पूरा जो कॉइन हुआ था, डेवलपमेंट हुआ, फॉर्मेशन हुआ 1954 में, 1995 में एक्ट बना, और 2013 में भी, यानी यूपीए का जब समय था तो कई बदलाव हुए थे, और अब 2024 में बदलाव हो रहे हैं। अब अगर मैं आपको थोड़ा टाइमलाइन भी बता देती हूँ, 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया, और आपको पता है कितना विरोध हुआ। अभी तक भी विरोध हो रहा था। जेपीसी में कहा गया कि भाई जेपीसी तो बना दी, विपक्ष के सांसदों को आपने ले तो लिया, लेकिन जो उन्होंने सुझाव दिए वो आपने माने नहीं। जो भी सत्ताधारी एनडीए ने पक्ष में जितनी भी चीजें कही वो सब जेपीसी ने मान लिया, लेकिन विपक्ष ने जितना भी, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो जितने भी लोग हों, उन्होंने हमेशा ये कहा कि भाई हमारे लोगों की तो बात ही नहीं सुनी जा रही है। 19 फरवरी 2025 जेपीसी के बाद कैबिनेट की बैठक में बिल को मंजूरी मिल गई, और वो तो होना ही था। अब देखिए 2 और 3 अप्रैल आज लोकसभा में पेश है, तो आपका वो पास ही हो जाएगा क्योंकि एनडीए के पास मेजॉरिटी है। कल राज्यसभा में पेश हो जाएगा। अब लोकसभा और राज्यसभा में, अब मैं जानना चाह रही हूं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अभी जो विवाद है वो अभी खत्म नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं जिस तरीके से नैरेटिव्स बन रहे हैं उस तरीके से लंबा जाएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और जाते जाते आप सुनिए कि पार्लियामेंट में आज क्या क्या हुआ, वो सुनिए, और उसके बाद मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं। देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। आपने तो कर दिया था कि एक ऑर्डर को कोई कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकता। पूरा संविधान वहां समाप्त कर दिया मान्यवर। और मान्यवर, हम तो इसको कहते हैं कि कोई भी चैलेंज कर सकता है कायदे की अदालत में। इस देश में संविधान का राज है। ग्रीवेंसेस जिसका भी हो कोर्ट में जा सकता है। 2013 में जिसकी भूमि हड़पी, इसके ग्रीवेंसेस को भी कोर्ट के फोरम से बाहर करने का पाप एक कांग्रेस पार्टी ने किया। बार बार इन्होंने आरोप लगाए, बार बार इन्होंने भ्रम फैलाया। आप, इसीलिए हम भी अपनी बात रखेंगे। कृपया आप भी सुनने का धैर्य रखिए। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता,
तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था? वक्फ समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है? और ये अध्यक्ष महोदय जब ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा, अध्यक्ष महोदय, धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। तो देखिए, आपने देखा कि कैसे पार्लियामेंट में आज बहुत बहस हुई है, बहुत इधर उधर भी लोग गए हैं, चाहे आप अखिलेश की बात कर लीजिए, चाहे आप एनडीए के जितने भी लोग हैं उनकी बात कर लीजिए। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।